गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस वीडियो में हम गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर और शाहपुरा के बच्चों के लिए संक्रमण धातु समकुलों के चुंबकीय गुण का चुंबकीय व्यवहार के प्रकार का थर्ड वीडियो है ये। उसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। बच्चों, अभी तक आपने डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ा। फेरोमैग्नेटिज्म में क्यूरी टेम्परेचर पढ़ा था, जिस पर इनका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म ख़त्म होकर के डायमैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो रहा था। और नील टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर था जिसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जो चुंबकीय आघूर्ण था वो शून्य हो रहा था। नहीं, चुंबकीय आघूर्ण जो पहले शून्य हो गया था वो वापस से नॉर्मल वैल्यू पे आ रहा था, और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो वापस अपने नॉर्मल पैरामैग्नेटिज्म में आ रहे थे। क्यूरी टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म पूरी तरह ख़त्म हो रहा था। नील टेम्परेचर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में है, जिसमें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ख़त्म हो रही है और वो वापस से अपने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पे आ रहे हैं सब्सटेंस। तो जिस प्रकार फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म अलग है, उसी प्रकार नील टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर में भी अंतर है, जो आपको समझ में आना चाहिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा डायग्राम है। इसमें हम टेम्परेचर के साथ चुंबकीय प्रवृत्ति का परिवर्तन देख रहे हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कम टेम्परेचर पर खूब हाई मैग्नेटिज्म दिखा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो धीरे धीरे कम हुई, फिर एकदम से तेज़ कम हो जाती है, डीप फॉल आ जाता है। और क्यूरी टेम्परेचर पर वो फेरोमैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्परेचर के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है। और विपरीत फेरोचुंबकत्व में ग्राफ जो है नीचे से ऊपर चढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ तो मैग्नेटिज्म जो है वो बढ़ी, और फिर एक नील टेम्परेचर आता है जहाँ पर वो वापस से प्रतिचुंबकीय हो जाती है। और प्रतिचुंबकत्व जो है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है, वो एक पैरेलल लाइन द्वारा दिखाया जा रहा है। यानी पैरामैग्नेटिक जो है, पैरामैग्नेटिज्म जो है वो तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो तो अंदर है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो है, और वो पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगा तो दिखाएगा ही। तो यहाँ पर हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर पढ़ा है विद टेम्परेचर। अब एक बार इसको देखिए कि इस चित्र से हमें क्या समझ में आ रहा है कि फेरोचुंबकीय तथा विपरीत फेरोचुंबकीय पदार्थों का व्यवहार क्रमशः क्यूरी ताप व नील ताप पर अनुचुंबकीय हो जाता है, डायामैग्नेटिक हो जाता है। सॉरी, अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय हो जाता है, यानी पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर पर और नील टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का बिहेवियर जो है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ये कौन से सब्सटेंसेस हैं जो ऐसा कर रहे हैं? अधिकांश परमाणु संख्या 23 से 29 तक के तत्व, यानी वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर, इनके मिश्र धातु एवं इनके यौगिक फेरोचुंबकत्व तथा विपरीत फेरोचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। इनमें 3D व 4s इलेक्ट्रॉनों के मध्य ऊर्जा के कम अंतर के कारण विनिमय युग्मन हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया? ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा है ये अपने आप में एक सवाल जवाब है कि फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कौन से पदार्थ दिखाते हैं और क्यों। उसका एक सेंटेंस का उत्तर है कि परमाणु संख्या 23 से 29 तक के तत्व, वेनेडियम से लेकर के कॉपर तक के तत्व और इनके मिश्र धातु, इनके एलॉयज और इनके कंपाउंड्स फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें 3D और 4s इलेक्ट्रॉनों के मध्य ऊर्जा अंतर कम होता है, और इस कम ऊर्जा अंतर के कारण विनिमय युग्मन हो जाता है।
ये आपका एक क्वेश्चन और आंसर है। पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर है, पर ये एक सिंगल सेंटेंस क्वेश्चन आंसर बनता है। जो फेरी मैग्नेटिज्म एक और प्रकार है। फेरी मैग्नेटिज्म क्या होती है? यह फेरो चुंबकत्व व विपरीत फेरो चुंबकत्व के बीच का प्रभाव होता है। इसमें विपरीत चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को कुछ सीमा तक तो नष्ट करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करते। इसलिए कुल मिलाकर इनका चुंबकीय आघूर्ण हमेशा रहता है, और यह गुण फेरी आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों का मिलकर के स्वरूप Fe3O4 द्वारा प्रदर्शित होता है। यानी एक विशिष्ट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि विपरीत चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को कुछ सीमा तक तो नष्ट करते हैं, परंतु पूर्ण रूप से नहीं करते। यानी विपरीत आघूर्ण का नष्ट पूरी तरह न होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली अपोजिट स्पिन्स में सेट ना हो करके अनइक्वल नंबर्स में सेट होते हैं। अब इससे हमें ये समझ में आ जाता है, हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहेंगे तो उनमें से अधिकांश तत्वों में पैरामैग्नेटिज्म पाई जाएगी, जबकि कुछ एक में फेरो चुंबकत्व पाया जाएगा। बच्चों, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हिंदी वाली बुक में हमें देखने को नहीं मिल रही है और इंग्लिश वाली बुक में हमें देखने को मिलेगी, वो है कंपैरिजन। अब ये ख़ास तौर से हम लिख के दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस स्टेज में फाइनल ईयर में हम आ चुके हैं, हमें कंपैरिजन करना आना चाहिए, पर फिर भी इंग्लिश वाली बुक में दिया हुआ है तो आप इस पे एक नज़र डाल लें ज़रूर से कि डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म ये क्यों होते हैं, क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, तो हम पढ़ चुके, अब हम अंतर देखते हैं। डायमैग्नेटिज्म यानी प्रतिचुंबकत्व इज ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। युग्मित इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्णों के कैंसिल होने की वजह से ये उत्पन्न होती है, ये होती है। जबकि पैरामैग्नेटिज्म जो है वो ऑर्बिटल और स्पिन मूवमेंट होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से होती है। फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो क्यों होती है? इट इज़ ड्यू टू लैटिस ऑफ सब्सटेंस हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन। फेरोमैग्नेटिज्म में हम एक परमाणु की बात नहीं कर रहे, इसमें उस पदार्थ के जालक में इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी स्पिनिंग पैरेलल होती है, ठीक है, उसकी वजह से ये उत्पन्न होता है। दूसरा अंतर हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन इज लेस देन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो पदार्थ में से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या है वो कम है किसके मुकाबले? चुंबकीय क्षेत्र में निर्वात में जितनी रेखाएं होती हैं, और इसीलिए परमेबिलिटी P इज लेस देन इंटेंसिटी I। मैग्नेटिक इंडक्शन इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, हैंस P इज़ मोर देन I। ये हम डिस्कस कर चुके हैं और इस चीज़ का फेरोमैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस नेगेटिव। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो नेगेटिव में होती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की पॉजिटिव होती है पर वैल्यू बहुत कम होती है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, पॉजिटिव होती है, और इसकी वैल्यू बहुत उच्च होती है। चौथा अंतर है डायमैग्नेटिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रतिचुंबकत्व है वो तापमान और चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और चुंबकीय सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करता है, जबकि फेरोमैग्नेटिज्म जो है बिलो क्यूरी टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिज्म डिक्रीजेज वेरी रैपिडली एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन H। ये आपको कर्व से भी समझ में आया था। I and H are in opposite direction, hence magnetic lines of forces are repelled by external magnetic field in diamagnetic substances। I और H जो हैं वो विपरीत दिशा में काम करते हैं प्रतिचुंबकीय तत्वों में, इसीलिए उनमें मैग्नेटिक
चुंबकीय रेखाएं जो हैं वो प्रतिकर्षित होती हैं, जबकि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आई और एच सेम यानी एक दिशा में ही काम करते हैं और इसीलिए चुंबकीय रेखाओं को आकर्षित करते हैं ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जबकि फेरोचुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, ये जो आकर्षण है वो बहुत तीव्र होता है। ठीक है, तो ये 5 अंतर थे जो हमें दिखाने थे। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज़, फेरोचुंबकत्व के लिए आवश्यक शर्तें, कि कोई पदार्थ फेरोचुंबकीय हो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो बच्चों किसी भी पदार्थ में अनुचुंबकत्व की आवश्यक शर्त है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसकी बता रहे हैं हम, पैरामैग्नेटिक की, कि पैरामैग्नेटिक होने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है। और किसी पदार्थ में फेरोचुंबकत्व हो इसके लिए क्या आवश्यक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त निम्न शर्तें होनी चाहिए। पैरामैग्नेटिज्म की एक ही शर्त है, अनुचुंबकत्व की एक ही शर्त है कि पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फेरोचुंबकत्व के लिए उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के अलावा और क्या क्या शर्तें हैं वो देख लीजिए, कि ऊर्जा पट्टियाँ यानी जो ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो नैरो होनी चाहिए, संकरी होनी चाहिए, और परमाणु परस्पर इतनी दूरी पर होने चाहिए कि उनके परमाणुविक कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके आंशिक रूप से सहसंयोजक बंध बना सके, अन्यथा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन से संबद्ध ऊर्जा को एक्सचेंज इंटीग्रल कहते हैं। फेरोचुंबकीय पदार्थों के लिए एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक होना चाहिए। ऐसा उस स्थिति में होगा जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन बल इलेक्ट्रॉन नाभिक नाकर्षण बल से अधिक हो जाएंगे। और फेरोचुंबकत्व के लिए तत्व की परमाणुविक संख्या अधिक होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूर भी नहीं होने चाहिए। थोड़ा तो डिस्टेंस होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा तो एक्सचेंज इंटीग्रल का मान बहुत ही कम हो जाएगा और ऊर्जा कम होने से तंत्र को पर्याप्त स्थायित्व नहीं मिल पाएगा। बच्चों, एक्सचेंज इंटीग्रल वो एनर्जी है जो इनके स्पिन्स एक्सचेंज होने पर मुक्त होती है और मुक्त होने से स्थायित्व आता है। अगर ये एक्सचेंज इंटीग्रल कम हो जाएगा तो ये एनर्जी कम मुक्त होगी तो स्थायित्व भी कम होगा। परमाणु एक दूसरे संक्रमण धातु और उनके संकुलों में एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः इनका एक महत्वपूर्ण गुण है इनका अनुचुंबकीय व्यवहार, इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। लगभग सभी संक्रमण धातु संकुल अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकेल जैसे धातु संकुल फेरोमैग्नेटिज्म प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण इनमें पर्याप्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उच्च परमाणुविक संख्या व उपयुक्त परमाणुविक आकार होता है, जिससे इनके मध्य आदर्श दूरी रहती है, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा। और इस वजह से इनके एक्सचेंज इंटीग्रल के जो वैल्यूज़ हैं वो एप्रोप्रिएट होती हैं, उपयुक्त होती हैं, जो तंत्र को स्थायी बनाए रखती हैं। ये जो पॉइंट्स हैं लास्ट के वो हमने अंतर में भी पढ़े थे। आपको एक्सचेंज इंटीग्रल वाला अंतर जो है वो यहाँ से मिलेगा। अब हमने क्योंकि हिंदी में वो डिफरेंसेस जो हैं वो बना के नहीं रखे हुए, तो हमें वो यहाँ से कंटेंट में से लेने पड़ेंगे। और इंग्लिश में वो बने हुए हैं डिफरेंसेस, तो आप गाइडलाइंस वहाँ से लेकर के हिंदी वाले ये सभी अंतरों को लिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।